नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में और मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। ओमिक्रॉन देश के 16 राज्यों में फैल चुका है। करीब 250 लोग इससे संक्रमित अब तक हो चुके हैं देश में। इसके खतरे को देखते हुए आज प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। इसमें वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने और बूस्टर पर भी चर्चा होगी। केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी काफ़ी सक्रिय हो गई हैं। केंद्र ने क्रिसमस और नए साल को देखते हुए राज्यों को सभी तरह की सख्ती बरतने की हिदायत दी है। लेकिन क्या, ये बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ गाइडलाइन जारी करने से ओमिक्रॉन पर लगाम लग पाएगी? हम इस मुद्दे पर आज खास चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया में कोरोना 2 सालों से सिरदर्द बना हुआ है। जैसे जैसे पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं, वैसे वैसे कोरोना अपना वेरिएंट बदल रहा है। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 16 राज्यों में फैल चुका है। देश में अब तक करीब 250 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 100 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री भी सक्रिय हो गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को भी इसे रोकने के लिए हर तरह की सख्ती बरतने के लिए कहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने कंटेनमेंट जोन की लगातार समीक्षा करने का निर्देश दिया है। सरकारों को नाइट कर्फ्यू पर भी विचार करने की छूट दी है। इसके अलावा शादी, सभाओं, सार्वजनिक परिवहनों में लोगों की संख्या सीमित करने को कहा है। केंद्र ने सैंपल्स को बिना किसी देरी के जीनोम सीक्वेंसिंग को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऑक्सीजन उपकरणों की उपलब्धता, दवाओं के बफर स्टॉक बनाने का भी आदेश दिया है। राज्य सरकारों ने भी क्रिसमस, नव वर्ष के जश्न पर रोक लगा दी है। किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट, गैदरिंग पर या तो रोक लगाई गई है या लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फिर से लागू कर दिया गया है। मार्केट ट्रेड एसोसिएशन को दुकानों पर नो मास्क, नो एंट्री लागू करने को कहा गया है। पंजाब और हरियाणा की सरकारें एक कदम और आगे बढ़ गई हैं। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकेंगे। पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में सभी सरकारी कर्मचारियों को फुल्ली वैक्सीनेटेड होना जरूरी बताया गया है। जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा, उसकी सैलरी रोकी जा सकती है। लेकिन सरकारों की गाइडलाइन जारी करने से ही बात नहीं बनेगी। ओमिक्रॉन को खत्म करना है तो हम सभी को कोविड नियमों का पालन करना होगा, वैक्सीन लगवानी होगी। इसके साथ ही हर हाल में सावधान होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सौमित्र रावत, मेंबर नेशनल टास्क फोर्स कोविड-19 के। हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली हैं, सीनियर फिजिशियन बॉम्बे हॉस्पिटल के। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत करें खास करके रावत जी, आपसे ही मेरा पहला सवाल होगा, लेकिन ये तस्वीर आपको एक दिखाना चाहते हैं और इस तस्वीर के बाद आपसे मेरा पहला सवाल होगा। और ये तस्वीर है दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की। आप तस्वीर देखिए। हम ओमिक्रॉन को रोकने के लिए गाइडलाइन सरकारें अलग अलग लेवल पे जारी कर रही हैं, सख्ती बरतने की बात हो रही है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। आप बताइए कि जब इस तरह की भीड़ आएगी मार्केट में और जब इस तरह से कोविड नियमों की धज्जियां उड़ेगी, तो क्या हम ओमिक्रॉन जैसे खतरे से निपट पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा। ये तस्वीर दिल्ली की है, दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की। और दिल्ली और मुंबई 2 सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर हैं ओमिक्रॉन से। 64 मामले दिल्ली में ओमिक्रॉन के हैं। और ये तस्वीर आप देख लीजिए दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ज्वाइन कराने के लिए। ये तस्वीर मेरे भी व्हाट्सएप ग्रुप में एक ग्रुप में आई थी और ये शर्मदायक तस्वीर है कि जहां पर हमारे ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें या वीडियो आ रहे हैं,
और इसमें हम एज ए पब्लिक और जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, दोनों का मैं बोलूंगा कि दोनों की गलती है। ऐसे मार्केट प्लेस में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहना है और जिस तरह की भीड़ है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जैसे कि अब हमें करना है, प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, हैंड हाइजीन रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 गज की दूरी बनाना है। यहाँ तो 6 सेंटीमीटर की भी दूरी नहीं है। और जब भी आपका हाथ किसी बाहर सरफेस पे टच हो, हाथ को सैनिटाइज करना है। ये तीनों चीजें बहुत बहुत जरूरी है। ये तो ऐसी जगह पे इतने सारे लोग हैं, अगर कुछ लोग भी वहां कोरोना पॉजिटिव हुए, ये बिल्कुल घातक हो सकता है। ठीक बात है। साथ साथ जैसे आपने वैक्सीन के बारे में भी बोला है जी कि जिन्होंने फर्स्ट डोज ली है, अभी सेकंड डोज में हिचकिचा रहे हैं, उनको वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं ली है, उनको भी वैक्सीन के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। एग्जैक्टली। और जहां पर भी मामले आए हैं वहां पर बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने मेंशन किया है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने जाएं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कंटेन, ये हमें करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और चौथी चीज भी आपने बहुत अच्छी तरह बता दी है कि एग्रेसिव जीनोम सीक्वेंसिंग, कि जो भी नए केसेस आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होना जरूरी है। वो भी आपने बोला है कि गवर्नमेंट ने ये बहुत सीरियसली लिया है। ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो थर्ड वेव से बच सकते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है। आपको ये बात सुनकर ये लग रहा होगा कि ये बात कितनी बार बताई जा चुकी है, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन नहीं, यही हमें ओमिक्रॉन से भी बचाएगा और आगे अगर और कोई लहर आने की आशंका होगी तो उससे भी हमें बचाएगा। लेकिन डॉक्टर गौतम बंसाली, अब मेरा आपसे सवाल ये होगा सर कि महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं ओमिक्रॉन से, ज़्यादा मामले यहाँ पर हैं, तो आप जरा बताएं कि जो मामले आ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के मामले भले ही दुनिया में बढ़े हैं और भारत में भी 16 राज्यों में ये फैल चुका है, लेकिन ये फैटल नहीं है, घातक नहीं है बहुत ज़्यादा। तो जो बीमारी अभी आ रही है आप लोगों के संज्ञान में, जिसको आप लोग देख पा रहे हैं, क्या सिचुएशन है सर अस्पतालों में? बीमारी कितनी गंभीर है, इसकी गंभीरता के बारे में जरा बताएं सर। जी मृत्युंजय, थोड़ा बीमारी की गंभीरता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज मेरे पास बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर 14 पेशेंट एडमिट हैं ओमिक्रॉन सस्पेक्ट के। ओमिक्रॉन हो सकता है, नहीं हो सकता है। एयरपोर्ट पे आए थे, उनका टेस्टिंग हुआ था, टेस्टिंग में इट वाज कोविड पॉजिटिव, उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। 14 में से एक भी पेशेंट को न तो ऑक्सीजन चल रही है, न मैं मल्टीविटामिन दे रहा हूँ, न मैं कोई भी दवाई नहीं दे रहा हूँ, उसको जरूरत नहीं है। पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। ओके। ओनली इश्यू इज पूरी फैमिली परेशान है, घर वाले परेशान है, बच्चे परेशान है कि साहब हमें छुट्टी करो, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ मिलने के लिए आया था, लंदन में स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे घर वालों से मिलने के लिए आए। ये सारे इश्यू चल रहे हैं। फैमिली गालियां दे रही है सबको कि बीएमसी ये कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, जबरदस्ती बंद कर दिया है, पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन लोगों को सबको समझा भी रहे हैं, हम काउंसलिंग भी कर रहे हैं कि आप देखो, ये अगर ओमिक्रॉन हुआ तो ये फैल जाएगा, बट दे आर नॉट लिस्निंग, सुन नहीं रहे। फैटल बिल्कुल भी नहीं है। उसमें से आज ही 2 पेशेंट का जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट आया और वो 2 पेशेंट ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकले। अच्छा, वो अच्छा हुआ कि हमने उनकी बात नहीं मानी। आज मेरे पास एडमिट है 2 पेशेंट। क्या लक्षण है सर उन दोनों पेशेंट में? क्या लक्षण है बंसाली जी? दोनों को मृत्युंजय जी सिम्टम कुछ भी नहीं है। अच्छा। न तो गला खराब है, न बुखार है, न हेडेक है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। दे आर हेल एंड हार्टी, खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, आईपैड मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी सिम्टम नहीं है। अच्छा। पर पैनिक ज्यादा हो रहे हैं, फैमिली बहुत परेशान हो रही है। तो आज उनको, फैमिली को भी समझ में आया कि हमने प्रोटोकॉल ठीक बनाया, हमने उनको आइसोलेट करके हॉस्पिटल में रखा, हॉस्पिटल क्वारंटाइन किया, उसकी वजह से उनकी फैमिली बच गई। अदरवाइज हम लोग अगर डिस्चार्ज करके घर भेज देते 4 दिन पहले, तो पूरे परिवार में, घर में और लोगों में फैला देते। आज इतना दिन हो गया हिंदुस्तान में कोविड के, ओमिक्रॉन के केसेस आए हुए,
135 करोड़ की पॉपुलेशन में अभी हमारे पास में 250-250 पेशेंट ही है। हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा पेशेंट नहीं है, और उसमें से 100 से ज्यादा रिकवर ठीक हो होकर चले चुके हैं, गए। ठीक बात तो है। बीमारी फैटल नहीं है, हाँ। बट हमको इसको फैलने से रोकना है, यही हमारा मेन मोटिव है। ये बहुत ज़रूरी बात आपने बताई कि फैटल नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है। जैसे कि अभी सर ने खुद बताया कि उनके अस्पताल में इस तरह के सस्पेक्टेड मरीज आए, 2 पॉजिटिव भी पाए गए, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं है, कोई गंभीर लक्षण नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है, लेकिन हाँ, आपको फैलने से रोकना है। ऐसा नहीं कि आपको लगे कोई लक्षण नहीं है और आप जिद कर दें अस्पतालों में कि नहीं मुझे छोड़िए, मुझे बाहर जाना है। इससे आप पूरे परिवार को, पूरे समाज को आप खतरे में धकेलेंगे। पैनिक नहीं होना है, सतर्क रहना है। लेकिन सुनीला गर्ग जी, अब मैं आपसे मैम ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है, राज्यों को ये निर्देश दिया है कि आप अपने लेवल पे इस पर सख्ती बरतें, आप कंटेनमेंट जोन बनाएं, आप नाइट कर्फ्यू लगाएं, जो भी जरूरी कदम है वो उठाएं। और राज्य सरकारें बहुत हद तक कर भी रही हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे कई शहरों में सख्ती बढ़ाई गई है क्रिसमस और नए साल के ठीक पहले। आप जरा बताएं, क्या ये तैयारियां ठीक है? क्या इस तरह का अलर्टनेस ठीक है ओमिक्रॉन को रोकने के लिए? या आपके ही, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, या आपके हिसाब से कुछ और एक्स्ट्रा कदम उठाए जाने चाहिए? अगर हाँ, तो वो कदम क्या होने चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मृत्युंजय जी, क्योंकि हेल्थ हमारे यहाँ पे एक स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है। तो ना कि केवल हम स्टेट्स को ये कहें कि बेसिकली कंटेनमेंट जोन बनाएं, स्ट्रिक्टनेस बरतें, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना जो है बहुत मुश्किल है। सो बेसिकली जैसे अगर मैं इस टाइम में अभी जयपुर से बात कर रही हूँ, राजस्थान में भी 21 केसेस आ चुके हैं, परंतु मुझे पूरे रास्ते में हार्डली मैं कहूंगी 15 से 20% लोग होंगे या उससे भी कम लोग उन्होंने मास्क पहना हुआ था। क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कितनी स्ट्रिक्ट है। हमें कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत तो है, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग की बहुत जरूरत है, परंतु हमें यह भी देखना है कि स्टेट्स कैसे स्ट्रेटेजी बनाती हैं कि हम 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन हर एक को लगाएं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आज की तारीख में जब हम बात करते हैं कि हमारे 139 करोड़ के ऊपर लगभग वैक्सीनेशन हो चुके हैं, लगभग हम 140 को टच करने वाले, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये स्टेट्स की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि किस इनोवेटिव तरीके से सबको वैक्सीनेशन लगाएं। और दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन, जो कि सबको पालन करना है। और आज की जी, ये आपने बहुत प्रैक्टिकल बात बताई है कि लोग आमतौर पर बहुत लापरवाह हो गए हैं, और इस खतरे को देखने के बाद भी हमें बहुत वक्त भी मिल रहा है। साउथ अफ्रीका में जब पहला मामला आया ओमिक्रॉन का, और तब से लेकर के हमें बहुत ज़्यादा वक्त भी मिला है। हमें अपने लेवल पे अलर्ट हो जाना चाहिए, और जो लापरवाही अभी हो रही है अलग अलग जगहों पर, उसको तत्काल प्रभाव से रोकने की ज़रूरत है। लेकिन अब एक सवाल मेरा आपसे ये होगा, सुनीला मैम, अगर आप सुन पा रही हैं मैम, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब चूंकि आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, तो मैं आपसे इससे आगे का सवाल पूछता हूं कि बूस्टर डोज को लेकर के आपकी राय क्या है? क्योंकि लैंसेट की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है 3 महीने के बाद उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है डबल डोज के बाद भी। हालांकि इसको लेकर के कोई साइंटिफिक या आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी बूस्टर की जरूरत WHO भी बार बार जता रहा है। आपको लगता है कि इसमें बिना देर किए पहल कर देनी चाहिए, खास करके उन लोगों के लिए जो बीमार लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ज्यादा खतरनाक जोन में हैं, ऐसे लोगों के लिए कम से कम? देखिए, बेसिकली WHO ने ये भी कहा है कि इक्विटी एंड इक्वालिटी का भी सवाल है, यानी कि सब कंट्रीज में बेसिकली, क्योंकि आज हम 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ की बात करते हैं कि यानी कि अगर हम तभी प्रोटेक्टेड है जब पूरा वर्ल्ड प्रोटेक्टेड है, ये हमें मान के चलना होगा। नंबर 2, जहां तक बूस्टर्स की बात है, बेसिकली अभी जैसे कि मैंने बताया कि करीबन हमारे पास में 60 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन का जो एडल्ट वैक्सीनेशन है वो हमें कवर करें, और हमारे पास में बच्चों की भी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीनेट होना है। परंतु बूस्टर्स जो है अपने आप में ये जरूर मायने रखते हैं कि हम इम्यूनोसप्रेस्ड को दें, हेल्थ केयर वर्कर्स को दें, या फिर बेसिकली हमारे एल्डरलीज को दें, परंतु हमारा डेटा अभी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि बेसिकली हमारे पास में आज की तारीख में हाइब्रिड इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। हाइब्रिड यानी कि हमारे पास में नेचुरल इन्फेक्शन काफी मात्रा में हो चुका है, जो कि हमने सेकेंड वेव में देखा कि हमारे
वो बहुत ही भयावह स्थिति थी अगर मैं कहूँ तो। हाँ, तो सेकेंड वेव में जब हमने उसको देखा तो हमारे पास में लगभग 70% के करीब इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी है। और अच्छा। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग 140 करोड़ के करीब वैक्सीन का आंकड़ा भी टच करने वाले हैं। तो यानी कि हमारे देश में दोनों प्रकार की इम्यूनिटी है। तो जैसे ही हम इसको, हमारे पास में वैक्सीनेशन कवरेज भी जल्दी हो रहा है, तो अब हम इसको अगर पार करेंगे तो उसके बाद में हम सोचेंगे कि बूस्टर्स लगाने की आवश्यकता है कि नहीं है। अच्छा, ठीक परंतु है। आज की तारीख में 232 के करीब जो मरीज हैं, हमें यही मैसेज देना है कि पैनिक नहीं करना, परंतु आपने सावधानी जरूर बरतनी है। फ्रॉम अ पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, मास्क इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल वैक्सीन, ये सबको मैसेज जाना चाहिए। और हर एक राज्य के कोने कोने में, पर्टिकुलरली जो कैपिटल्स हैं, जैसे कि मैंने आप बताया कि जयपुर में मैंने किसी को नहीं देखा करके बेसिकली, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये बहुत जरूरी चीज है। सौमित्र रावत जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनीला मैम ने ये कहा कि अभी हमारे पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है बूस्टर डोज के लिए, लेकिन जो मामले अब तक ओमिक्रॉन के आए हैं, करीब 250 के आसपास के मामले देश में, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन ले ली थी। तो क्या ये पर्याप्त नहीं है बताने के लिए कि हमें बूस्टर की शुरुआत कर देनी चाहिए, या आपको भी लगता है कि ये अभी जल्दबाजी है, इस पे और अभी अध्ययन की जरूरत है? आई थिंक इसमें हमें पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, एलिजिबल पॉपुलेशन है, उनको 2 डोज लगना जरूरी है। और एक स्टडी ये भी आई है मृत्युंजय जी कि अगर किसी को 2 डोज लगी हैं या 3 डोज लगी हैं जो कि बूस्टर इंक्लूडेड है, उसमें डेथ रेट में फर्क नहीं है। डेथ रेट इज द सेम अगर आपको 2 डोज लगी हैं या 3 डोज लगी हैं। हमारा ये है कि सेकंड डोज जितने ज्यादा लग जाएं वो जरूरी है। और अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं, तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जितने भी लोग हैं 60 से ज्यादा एंड जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको भी बूस्टर के लिए सोचना जरूरी है, क्योंकि अभी से सोच के हम लोग डिसीजन लेंगे। बूस्टर डोज 36 कंट्रियों में ऑलरेडी लग चुका है। कई कंट्रियों में बूस्टर डोज सेकेंड डोज के 6 महीने बाद है। न्यूजीलैंड एक कंट्री है जहां उन्होंने 1 या 2 दिन पहले जो बूस्टर डोज है वो 4 महीने बाद ही देना शुरू कर दिया है। तो जो रिपोर्ट्स हैं, कई कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट हैं। अभी तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर हमें कोरोना ओमिक्रॉन से बचना है, बिकॉज ये पक्का है कि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा है। अच्छा, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारे कोलीग ने भी बोला है कि जयपुर में 10-15% लोग हैं जो कि केवल मास्क लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक बात है। और अगर कोई बिना मास्क के जाते हैं, सो यू नो दे आर ए हेल्थ रिस्क टू द कंट्री, उसके लिए आप फाइन लगाइए। ठीक बात है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक बात है। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए, तो गौतम भंसाली जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर, महाराष्ट्र का ये एक आंकड़ा आया है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जिनको कि दूसरी डोज वैक्सीन की लगनी थी, उन्होंने स्किप किया है, नहीं लिया है टाइम आने के बाद भी। तो अब आप जरा बताएं कि ऐसे में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या सरकार की तरफ से सख्ती होनी चाहिए ताकि लोग वैक्सीन को स्किप ना कर पाएं और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल हों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सब लोग यही बात कह रहे हैं कि अगर थर्ड वेव को रोकना है तो बहुत तेज गति से हमें वैक्सीनेशन का काम पूरा करना पड़ेगा। जी मृत्युंजय जी, जैसे महाराष्ट्र में आप बता रहे हैं लगभग 1 करोड़ लोगों ने सेकंड डोज उनका समय हो जाने के बावजूद भी नहीं लिया है। ऐसे मुंबई के अंदर अभी तक 86% लोगों का दोनों डोज डबल वैक्सीनेट हो चुके हैं। बाकी जो लोग बचे हुए हैं उसमें अधिकतर लोग वो है जिनका गैप पूरा नहीं हुआ है, जो 84 डेज का है। और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने अगर नहीं लिया है सेकंड डोज,
तो उनके लिए जो ये प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज उनसे विड्रॉ कर लेने चाहिए। प्रिविलेज जैसे शॉपिंग मॉल में जाना, शॉपिंग के लिए जाना, पिक्चर हॉल में जा रहे हैं, लोकल ट्रेन में अगर आना जाना है, तो अगर आपके डबल वैक्सीनेटेड नहीं हो तो उनको ये प्रिविलेजेस उनसे ले लेने चाहिए, ताकि लोग मोटिवेट हो। प्लस लोगों को जाके मोटिवेट करना कि अगर आप सेकंड डोज नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, फ्री में वैक्सीन अवेलेबल है। महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर बहुत सारे एनजीओज है, हमारा खुद का फाउंडेशन है जो इसमें जाके काम कर रहा है। बॉम्बे हॉस्पिटल फर्स्ट हॉस्पिटल है प्राइवेट जो फ्री में वैक्सीनेशन दे रहा, तो वैक्सीन की कहीं पे भी कमी नहीं है। जहां तक बूस्टर डोज की बात है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, हमने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि जो लोग आके लगवाना चाहते हैं बूस्टर डोज, उनको लगवाने दीजिए। फर्स्टली हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, कोमॉर्बिड पीपल, मोर देन 45, उन सबको आप बूस्टर डोज के लिए बोलिए। अगर कोई नहीं लगाना चाहता वो उसकी इच्छा है, बट वैक्सीनेशन करना चाहिए। बूस्टर डोज भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए, बिकॉज जो ये ओमिक्रॉन वायरस है इसका खतरा हमारे ऊपर है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपके चैनल के ऊपर, फर्स्ट वेव मार्च में आई थी, सेकेंड वेव फरवरी मार्च में थी, इसी तरह से ये थर्ड वेव यस माइल्ड रहेगी, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च में नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ सकते हैं। बूस्टर अगर अपन लेते हैं, क्योंकि सेकेंड डोज हम लोगों ने फरवरी और मार्च में लिया था, तो अभी लगभग 10 महीना होने आया है, एंटीबॉडी लेवल लोगों का कम हो रहा है। बूस्टर डोज लगनी चाहिए, जल्दी से जल्दी लगनी चाहिए। अच्छा। तो उससे हम लोगों को थर्ड वेव से या ओमिक्रॉन के खतरे से बचा सकते हैं। अभी तक हमारे पास जितने पेशेंट आ रहे हैं ओमिक्रॉन पॉजिटिव के, वो वैक्सीनेटेड है, इसीलिए उनके अंदर कोई सिम्टम भी नहीं है। ये ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही राहत भरी बात। बिल्कुल। तो जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप ये कहीं सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जिनको अभी ओमिक्रॉन हो रहा है, उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन ले ली थी, फिर भी ओमिक्रॉन क्यों हो गया। अगर ओमिक्रॉन उनको हो भी गया तो जो बात अभी डॉक्टर भंसाली ने बताई कि ओमिक्रॉन होने के बाद भी उनका सिम्टम बहुत माइल्ड है, बहुत कम लक्षण है उनके अंदर, कोई खतरा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन ले ली है। तो अगर आपने भी नहीं ली है तो जल्द से जल्द वैक्सीन ले लें। अब सुनीला मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि विदेशों के हालात को देखते हुए हमें क्या सीख मिलती है, क्योंकि आप देखिए कि यूके में 1 लाख से ज्यादा पहुंच गए मामले कोरोना के। आपके हिसाब से अगले 2-3 महीने में हम कहां पर खड़े होंगे? क्या हमारे, आपने जो बात पहले बताई, एक उम्मीद वाली बात की यहां पर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो क्या हम माने कि अगले 2-3 महीने में भी हमारे यहाँ के हालात काबू में ही रहेंगे? यहाँ बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है? देखिए, बेसिकली हमें 2 चीजें समझने की जरूरत है कि हमारा जो वैक्सीनेशन है, बेसिकली क्या वायरस उस वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी को इवेड करेगा, नंबर 2 क्या वो नेचुरल इम्यूनिटी को इवेड करेगा, और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे एक और भी ऐड करना चाहूंगी कि हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उस तरीके का रहेगा कि ओमिक्रॉन जो है हमें अफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मास्क आता है। हमारे पास में स्टडीज आई हैं, जैसे कि IIT की स्टडी आई है, उन्होंने बेसिकली प्रोजेक्ट किया है, प्रेडिक्ट नहीं किया, और उसमें हम मॉडल्स में अजम्पशंस लेते हैं कि अगर मान लो वायरस ने हमारी वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कोई उसमें रोल नहीं रहा, तो हो सकता है नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आए, या फिर हम बेसिकली नेचुरल इम्यूनिटी को अगर वो इवेट करता है तो बेसिकली वायरस, तो हमारे पास में ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आएंगे। परंतु कहीं भी मॉडल में हम ये अज्यूम नहीं कर रहे कि हमारा 75% जो है प्रोटेक्शन, क्योंकि मॉडल आपका वही प्रेडिक्ट करेगा जो मॉडल में आप फीड करेंगे। मॉडल में ये भी फीड करना जरूरी है कि कितने लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते हैं, कितने लोग बेसिकली हमारे वैक्सीनेशन ले चुके हैं और उससे कितनी प्रोटेक्टिविटी है, और कितने हमारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो सब कुछ मिला के मैं कहूंगी, हालांकि उसमें प्रेडिक्शन जो है बहुत ज्यादा है कि करीबन हम 1 लाख के करीब केसेस देखेंगे। आज की तारीख में ही मैं ये कहना चाहूंगी कि थर्ड वेव जरूर होगी, वो बहुत माइल्ड नेचर की होगी, परंतु बहुत कुछ डिपेंड करेगा हमारे बिहेवियर के ऊपर। ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम बूस्टर भी ले लें और अगर हम बिहेवियर ना फॉलो करें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो ये कोई फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि मैंने वैक्सीन लिया हुआ है और मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ये कहीं भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। प्रेडिक्शंस और प्रोजेक्शंस जो है अपनी जगह है, यानी कि प्रोजेक्शंस जो कि हमारे डिफरेंट मॉडल्स करते हैं, परंतु जैसे कि हम केसेस देख रहे हैं थोड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, परंतु बढ़ रहे हैं। तो हमें इतना इस पर भी सोच के सतर्क हो जाना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ने से रोकें। और जो भी अगर किसी को सिम्टम नजर आता है तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जरूर रिपोर्ट करे और किसी के बिल्कुल
ये बहुत अब हमारे तीनों एक्सपर्ट ने इतनी साफ सुथरी राय आपको दी है कि हमारे आपके लिए समझना बहुत आसान है कि अगर थर्ड वेव को हम रोकना चाहते हैं तो हमें अपने लेवल पे पहल करनी होगी, हमें अलर्ट रहना होगा। सरकारें अपना काम कर रही हैं लेकिन जिम्मेदारी हमारी बनती है, तो हमारे आपके हाथ में है कि हम थर्ड वेव को कैसे रोकें। बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। वैक्सीन अगर आपने नहीं ली है तो बिल्कुल लें, और वैक्सीन लेने के बाद इसमें ना रहें कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। बहुत शुक्रिया सौमित्र रावत जी आपका, डॉक्टर गौतम भंसाली जी आपका, और डॉक्टर सुनीला गर्ग जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।